Hello student, this is Ashutosh Sharma and now you are watching ASH video। कल हम लोगों ने वैद्युत धारा प्रतिरोध और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता आदि का हमने अध्ययन किया था। आज हम लोग देखते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो पहला कारक है ताप। तो प्रतिरोध पे ताप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अलग अलग मटेरियल में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई भी मेटल है तो धातुओं की प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी यदि कंडक्टिंग मटेरियल है तो उस कंडक्टिंग मटेरियल में यदि उसका टेम्परेचर राइज किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ इसमें जो आयन होंगे ना, आयनों की कंपन भी बढ़ जाती है। तो कंपन का आयाम जब बढ़ जाता है एम्पलीट्यूड, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनके चलने में असुविधा उत्पन्न होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के गति के मार्ग में अवरोध भी बढ़ जाता है। अतः टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल में रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यदि मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे चालक का प्रतिरोध R0 है, T डिग्री सेल्सियस पे चालक का प्रतिरोध RT है, तो ये फार्मूला होता है RT इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा टी। अल्फ़ा क्या है? एक कांस्टेंट है जिसे प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं। अब अधिकतर धातुओं के लिए जो अल्फ़ा बराबर होता है 1/273 पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस आधार पे हम लोग RT बराबर R0 T प्लस 273/273 यानी R0/273 इंटू T से निकाल सकते हैं। यदि कोई भी टेम्परेचर दिया गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे उस चालक का प्रतिरोध R0 है और वो यदि टेम्परेचर दे दिया जाए तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि T डिग्री सेल्सियस पे उसका कितना प्रतिरोध होगा। इससे स्पष्ट होता है कि धातु के तार का प्रतिरोध उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। परम ताप उसका 273 पे। अब मिश्र धातुओं पे प्रतिरोधकता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो मिश्र धातुओं के लिए हम लोग देख लेते हैं। मिश्र धातु में ताप गुणांक बहुत कम होता है, लगभग नगण्य होता है। अतः ताप बढ़ने पे मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं की तुलना में बहुत कम बढ़ती है। अतः इसका प्रयोग हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स में करते हैं, इलेक्ट्रिक कंट्रोलर में करते हैं, जिसमें नाइक्रोम है। नाइक्रोम में क्या रहता है? निकिल और क्रोमियम, इन्हीं दोनों से मिलके बनता है नाइक्रोम। तो इस मिश्र धातु का यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलर में करते हैं। और अर्धचालकों में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो अर्धचालकों में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। उनकी संख्या बढ़ने से T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाइए और प्रतिरोधकता घट जाएगी। इस क्यों होता है? क्योंकि जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि सेलेनियम में इनकी प्रतिरोधकता का मान ताप बढ़ने पे घट जाता है, क्योंकि ताप बढ़ने पे उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही संख्या बढ़ने से उसमें प्रतिरोधकता घट जाती है, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट करेगा। फिर विद्युत अपघट्यों में क्या प्रभाव पड़ता है, तो चूँकि जैसे टेम्परेचर राइज होता है वैसे उसकी श्यानता घट जाती है, विस्कोसिटी उसकी घट जाती है। तो विस्कोसिटी घटने के कारण जो आयन होते हैं ना वो फ्रीली मूव कर पाते हैं और ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्यों की भी प्रतिरोधकता घट जाएगी, क्योंकि कोई भी मटेरियल जितना भी कंडक्टिंग होगा उतना ही वो लेस रेजिस्टिव होगा, यानी कि वो उसमें चालकता बढ़ जाएगी तो उसकी प्रतिरोधकता घट जाएगी। फिर इसमें आकृति का भी प्रभाव है। तो हम लोग देखे थे
कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो तार के लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि कोई भी वायर इसीलिए लेते हैं जितना ही लंबा होगा उतना ही उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए हम लोग कोई भी इधर उधर का ज़्यादा हम लोग सर्किट में घुमाते नहीं हैं तारों को, क्योंकि जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा सर्किट में लेंथ तार का उतना ही ज़्यादा उसमें प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। और तार जब भी हम लोग लेते हैं तो सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटा हो उस स्पेसिफिक कार्य के लिए। तो वहाँ पे ए जो होता है ना अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। यानी तार जितना ही मोटा होगा उतना ही कम उसमें प्रतिरोध होगा, यानी उसमें उतना ही अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो आकृति का प्रभाव पड़ता है। R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। रो क्या है? उस पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो यानी तार की लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को परिवर्तित करने पे तार का प्रतिरोध भी बदल जाता है। यानी कह दिया जाए लंबाई को यदि डबल कर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यानी प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम लोग देखते हैं सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालकता। यानी कि प्रतिरोध कम होगा तभी ना कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। रजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो कब ये कंडक्टिविटी अपने मैक्सिमम लेवल पे होगी उसे बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। यानी जब किसी चालक का ताप कम किया जाता है तो इसका प्रतिरोध घट जाता है और ताप कम करने से चालक और अच्छा चालक हो जाता है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि जब किसी भी चालक का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए यानी 0 केल्विन कर दिया जाए तब उसका ताप तो प्रतिरोधकता उसका शून्य हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस जब 0 होगा तो उस समय उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। जब रजिस्टिविटी एकदम 0 हो जाएगा तो कंडक्टिविटी अपने टॉप पे होगा। तो उस समय उसे अतिचालक का श्रेणी दिया गया। लेकिन यह हाइपोथेटिकल है। यह निम्नतम ताप जिस पर पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होती है और इसी को ही उस पदार्थ का क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। क्रिटिकल ताप या क्रिटिकल ताप वह ताप है जिससे कम ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। अब पदार्थ के क्रिटिकल टेम्परेचर पे यदि किसी भी वस्तु को रखा जाए तो वहाँ पे उससे जैसे ही कम होगा टेम्परेचर तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। उससे कम होते ही उस पदार्थ में प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगी। यानी उसमें जितना आवेश मिलेगा वो पूरा का पूरा प्रवाहित हो जाएगा। अब सुपर कंडक्टिविटी की सबसे पहले खोज किए थे कैमरलिंग ओंस ने और 1911 में किए थे। 1911 में उन्होंने देखा कि ठोस मरकरी जो था उसकी प्रतिरोधकता में वेरिएशन था -39 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ जाता था। और देखे कि मरकरी की प्रतिरोधकता ताप घटने पर सामान्य रूप से कम होती है, परंतु 4.2 केल्विन पे जैसे ही आती है उसकी प्रतिरोधकता अचानक से शून्य हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं 4.2 केल्विन ताप पर मरकरी में प्रतिरोध के सभी चिन्ह समाप्त हो जाते हैं और यह सुपर कंडक्टर हो जाता है। यानी सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। बाद में प्रयोगों से ज्ञात हुआ नियोबियम, टिन आदि ढेर सारे हैं जिनके अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर हैं, जैसे लगभग 23 केल्विन तक है। ठीक है, और जिस ताप पर पदार्थों में प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है या क्रांतिक ताप कहलाता है।
ऐसे एल्युमिनियम का क्रिटिकल टेम्परेचर 1.2 केल्विन है, जिंक का क्रिटिकल टेम्परेचर 0.9 केल्विन है। तो सुपर कंडक्टिविटी को वैसे हम लोग साधारणतः अपने डेली लाइफ में नहीं यूज कर पाते हैं, लेकिन एक हाइपोथेटिकल है कि लगभग उसकी प्रतिरोधकता 0 हो जाती है, तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर यदि किसी भी सुपर कंडक्टिव पदार्थ को किसी क्लोज रिंग में रख दिया जाए तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित कर धारा प्रेरित की जाए, तब उसमें अनंत काल की धारा विद्यमान रहती है और आने वाले अनेक वर्षों में भी उसमें कोई भी धारा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाया जाएगा। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिविटी का मुख्य कारण सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का परस्पर कोहेरेंट हो जाना होता है, यानी कि दोनों की वेव की एम्पलीट्यूड और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। और किसी भी पदार्थ के अतिचालक बनने पे, सुपर कंडक्टर बनने पे उनका रेजिस्टेंस उनकी सामान्य अवस्था की तुलना में 10⁻10 गुना कम हो जाता है। इसके यूज भी हैं, तो अतिचालकता के हम लोग यूज देख लेते हैं। क्या क्या सुपर कंडक्टर के यूज हैं, तो इसके गुण का विद्युत शक्ति को बिना किसी ऊर्जा व्यय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में संभव हो जाएगा। ठीक है, पर अभी सुपर कंडक्टर उतने मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक करंट आप जितना भी है बिना वेस्ट के वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव हो पाए। फिर ऐसा होने पर बिना उच्च ऊर्जा व्यय के कण जो पार्टिकल एसिलेटर हैं, ऐसे में उपकरण होने में यूज होने वाला उच्च तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना संभव हो जाएगा। और फिर भविष्य में विद्युत ऊर्जा का भंडारण भी सुगम हो जाएगा और असीमित कार्य क्षमता वाले विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर बनाए जा सकते हैं। और बैटरियों का भी जीवन एकदम लॉन्ग टाइम के लिए होगा और साथ ही साथ में पर्यावरण के लिए संरक्षित भी होगा। ओके, बाय बाय।